मैसेज भी आया कि 50,000 rupees have been credited to your account, and I didn't realize at that time कि वो fake message था। बट ट्रैवल एक एक्सपीरियंस है जो कि हर किसी को करना चाहिए। जैसे आजकल के फिर इन्फ्लुएंसर्स कहते रहते हैं कि आप कोई पैसे खर्च मत करो, सारा पैसा इन्वेस्ट कर दो, विच इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट। लड़कियों को नेगोशिएशन करने का एक हॉबी होती है, उनको मजा आता है, वो एक्साइट करता है उनको। हाँ, तो हम लोग सरोजनी में जाके 500 की चीज को 100 रुपए में भी ले सकते हैं। तो उतना स्किल्स है हम लोग को बार्गेनिंग के, डेफिनेटली। Hey guys, welcome to our new episode of Money Mistake। आज हम आए हैं गुड़गांव भूमिका से मिलने। भूमिका एक मैनेजमेंट कंसल्टेंट है, गुड़गांव में जॉब करती हैं। बाकी का इंट्रोडक्शन भूमिका से ही सुन लेते हैं। हेलो भूमिका, वेलकम टू आवर शो। हाय अंकित, थैंक्स फॉर हैविंग मी। तो थोड़ा सा अपने बैकग्राउंड के बारे में कि आप क्या करते हैं, आपकी बैकग्राउंड एजुकेशन वगैरह क्या रही है, थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए। आपने जैसे इंट्रोडक्शन दिया मेरा, दैट आई एम अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट, तो या उसके पहले ही थोड़ी स्टोरी बताती हूँ। तो आफ्टर डूइंग माय बीटेक फ्रॉम वन ऑफ द ब्यूटीफुल सिटीज इन इंडिया, देहरादून से किया मैंने अपना बीटेक। देन आई गॉट अ जॉब इन वन ऑफ द टेक कंसल्टिंग फर्म्स। आपको पता है बीटेक के बाद कितने का पैकेज मिलता है, तो 3.5 to 4 lakhs, ठीक है। तब मुझे लगा कि दिस पैकेज कैन नॉट अफोर्ड मी, इट कैन नॉट अफोर्ड माय लाइफस्टाइल। तो दैट वाज द टाइम, दैट वाज द मोमेंट व्हेन आई डिसाइडेड कि लाइक आई गो फॉर MBA। तो लाइक दैट वाज द वन मेजर फैक्टर फॉर मी, अ मेजर मोटिवेशन फॉर मी टू डूइंग MBA। एंड उसके बाद मैंने MBA ज्वाइन किया इन पुणे, एंड देन आफ्टर दैट आई लैंडेड इन अ जॉब इन वन ऑफ द लीडिंग कंसल्टिंग फर्म्स, एंड आई एम अ मैनेजमेंट कंसल्टेंट देयर। तो आप टेक्निकल इंटरव्यू मत लेना, उसके बारे में आपको बताऊंगी। नहीं बिल्कुल, हम इससे रिलेटेड आपकी जॉब से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं पूछने वाले। लेकिन मेरा बस एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला कि आपका MBA का मोटिवेशन सिर्फ ये था कि आपकी सैलरी ज्यादा लगेगी, तो क्या वो हुआ? हाँ, वो डेफिनेटली हुआ। आपको बेनिफिट मिला? हाँ, डेफिनेटली। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हम बात करते हैं, हमारा फर्स्ट सेगमेंट है। मैं आपकी इनकम जानना चाहूंगा, अभी आपकी CTC और आपकी इन हैंड सैलरी क्या है? Okay, so my CTC is around 25 lakhs and in hand मतलब मुझे around 1.6, 1.7 around आ जाता है। Which is very good. Yes. अगर मैं आपके एक्सपेंसेस की बात करूं तो अभी आपके मंथली एक्सपेंसेस कितने हो जाते हैं? ये जो जिस घर में आप रहते हैं, ये रेंटेड है या आपका खुद का घर है? नहीं, ये रेंटेड घर है, पर देख के नहीं लगता होगा बिकॉज हम लोगों ने बहुत अच्छे से मेंटेन किया है इसको। तो आई एक्चुअली वांटेड टू से दिस थिंग कि जब मैं इस घर में आया मुझे लगा ही नहीं कि बैचलर्स का घर है। आपने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है। जब हम बैचलर्स की तरह रहते थे तो हमारा घर काफी मेसी रहता था। तो मैं आपको इस चीज में बिल्कुल अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है और बहुत क्लीन रखा हुआ है। थैंक यू, थैंक यू। लड़कियों का घर है तो थोड़ा सा मेंटेन तो हम लोग रखते हैं। आई एग्री। तो कमिंग टू एक्सपेंसेस, तो मतलब घर इतना आलीशान है, तो अराउंड मेरा रेंट अराउंड 25,000 है इंक्लूडिंग मेंटेनेंस। एंड उसके अलावा मंथली एक्सपेंसेस जो हमारे फिक्स्ड एक्सपेंसेस होते हैं, राइट, लाइक ग्रोसरीज एंड हाउस हेल्थ, तो अराउंड एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल, तो अराउंड 15,000 वी कैन से कि उतना आ जाता है। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है कि जो आपने 25,000 रेंट दिया, तो इस पूरे फ्लैट का रेंट 25,000 है या आपका पोर्शन? No. The total rent is 50,000 including maintenance for the 2 BHK in Gurgaon। तो गुड़गांव में रहना थोड़ा कॉस्टली तो है, या डेफिनेटली। एंड उसके पहले मैं हैदराबाद रहती थी। आई रिसेंटली मूव टू गुड़गांव, तो हैदराबाद वाज नॉट दैट कॉस्टली। गुड़गांव डेफिनेटली थोड़ा सा एक्सपेंसिव साइड पर है, आई वुड से। एंड मतलब अगर आप नॉर्मल एक्सपेंसेस भी मैच करो या फिर कंपेयर करो फ्रॉम हैदराबाद टू दिस गुड़गांव, तो वहाँ पर मेरे मंथली एक्सपेंसेस अपार्ट फ्रॉम माई रेंट वाज नॉट दैट मच। वहाँ के हाउस हेल्थ एंड यहाँ के हाउस हेल्थ और वहाँ के फूड स्टाइल में और यहाँ के फूड स्टाइल में बहुत डिफरेंस है। एंड definitely there's a lot of difference between the amount spent there and in here in Gurgaon। नहीं, I totally agree। दिल्ली NCR में सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव गुड़गांव ही है रहने पर्सपेक्टिव से। यहीं पे मेरा एक क्वेश्चन और है आपका। जैसे आपने बताया कि आप गुड़गांव में जॉब करते हैं, आपका क्या हाइब्रिड मोड पे है, वर्क फ्रॉम होम है या वर्क फ्रॉम ऑफिस है? ऑफिस कितना फ्रीक्वेंसी क्या है अगर ऑफिस? अभी के लिए हमारा इट्स अ हाइब्रिड मोड, तो हमें 3 days a week जाना पड़ता है ऑफिस, तो उसका आने जाने का भी एक्सपेंसेस मैंने इसमें इंक्लूड नहीं किया है। Exactly। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन यही था कि क्या ट्रैवलिंग में कितना एक्सपेंस हो जाता होगा? ट्रैवलिंग में जैसे मेरी जो फ्लैटमेट है, हम लोग साथ में ही ऑफिस जाते हैं, तो अराउंड 150 per person every day I would say, तो अराउंड 3 to 4,000 every month। तो ये आपने ऑफिस का कम्यूटेशन या ट्रैवल का बताया। इसके अलावा ये तो नॉर्मल खर्चे हो गए। उसके बाद आते हैं जो हमारे शौकिये खर्चे होते हैं। तो आई एम अ बिग फैन ऑफ ट्रैवलिंग एंड आई एम अ बिग फूडी एज वेल। तो रोज जोमैटो, स्विगी, वीकेंड
ही आता है, वीकेंड पे डिनर्स का प्लान हो जाता है, तो मिसलेनियस खर्चे मैंने अभी तक इसमें इंक्लूड नहीं करे हैं। तो यू कैन से अराउंड 10,000 मिसलेनियस खर्चे पर मंथ। एंड ट्रैवलिंग, लाइक आई लव ट्रैवलिंग, तो लास्ट ईयर आई वेंट टू अ यूरोप ट्रिप, तो मैंने उसमें बहुत ज़्यादा मनी इन्वेस्ट कर दिया, बट आई वुड से दैट वाज फॉर एन एक्सपीरियंस, सो दैट्स अ डिफरेंट थिंग, बट या मनी, अ लॉट ऑफ मनी गॉट इन्वेस्टेड देयर। तो मैं इसमें आपको बिल्कुल अप्रिशिएट करूंगा, ट्रैवल एक एक्सपीरियंस है जो कि हर किसी को करना चाहिए। जैसे आजकल के इन्फ्लुएंसर्स कहते रहते हैं कि आप कोई पैसे खर्च मत करो, सारा पैसा इन्वेस्ट कर दो, विच इज नॉट अ वैलिड स्टेटमेंट। बैलेंस लाइफ होनी चाहिए, आपको थोड़ा घूमना भी चाहिए, घूमने से आपकी मेमोरीज बिल्ड होती है, सेविंग्स भी करनी चाहिए, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसके साथ घूमना, ट्रैवल करना, फैमिली के साथ डिनर पे जाना, फ्रेंड्स के साथ घूमना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए बैक टू द पॉइंट कि आपने बताया मंथली एक्सपेंसेस आपका अराउंड 25,000 हो गया, मेड बाकी ग्रोसरीज का 15,000 हो गया, ट्रैवल का आपने बताया कि जो आप ऑफिस कम्यूट करते हो 3 to 4,000 रुपीज हो गया, 10,000 आपका मंथली मान लें, जो आपने बताया कि आपको ट्रैवल करने का वो बहुत शौक है, तो 10,000 मान सकते हैं कि उसको फूड का या और एंटरटेनमेंट का, मूवीज का, जैसे आपको और किसी चीज का शौक हो। मुझे कॉफी का बहुत शौक है, और आपको पता ही है आजकल स्टारबक्स की कॉफी 300 रुपए से कम तो नहीं मिलती है। अपने आप को खुश रखने के लिए मैं यूजुअली बहुत कैफेज हॉप करती हूँ, एंड यू नो आई ड्रिंक कॉफी, गो एंड ड्रिंक कॉफी ओवर देयर, जिसका बिल अराउंड 300-400 से कम तो आता नहीं है, तो या यू कैन ऐड दैट एज वेल। बहुत महंगा शौक है ये कॉफी वाला। आज मैंने काफी लोगों को देखा है कॉफी का बहुत ज्यादा एडिक्शन होता है, और स्पेशली स्टारबक्स और टिम हॉर्टन की कॉफी ही पसंद आती है सबको। तो आई टोटली एग्री कि ये एक अच्छा खासा एक्सपेंस है, बिल्कुल मैं मान सकता हूँ। तो इसको कितना मान ले, 6,000 मान ले अप्रोक्सीमेटली। या भूमिका, इस चीज में मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करना चाहूंगा कि आपके जो मंथली एक्सपेंसेस है, आपकी मंथली इन हैंड इनकम के 40% से कम है, जो कि बहुत अच्छी चीज है। आपने अपने फाइनेंस बहुत अच्छे से मैनेज किया, तो आई रियली वांट टू अप्रिशिएट यू ऑन दैट। इसके अलावा मैं जानना चाहूंगा और कोई एक्सपेंसेस जो आप मुझे बताना चाहें, जो आपने मिस कर दिया हो अपनी लग्जरी के लिए, या कुछ भी हो सकता है। आई थिंक शॉपिंग। अरे ये तो बहुत मेजर इंपॉर्टेंट हमने मिस कर दिया। यस, हर लड़की की लाइफ में शॉपिंग इज देयर बेस्ट फ्रेंड, तो मतलब अराउंड 5,000 मे बी यू कैन टेक दैट अमाउंट एज वेल, क्योंकि अगर कभी कभी ऐसा होता है लाइक कभी 3,000 तो कभी 8,000, डिपेंड करता है आप किस इवेंट के लिए अपना खर्चा कर रहे हो फॉर शॉपिंग। तो शॉपिंग में आपकी प्रेफरेंस क्या होती है? ब्रांडेड कपड़े ही खरीदना पसंद करते हैं या नॉन ब्रांडेड, मतलब सरोजनी, लाजपत मार्केट या फिर मॉल में शॉपिंग? इट्स एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। तो आई वुड से कि डिपेंड्स ऑन द इवेंट जिसके लिए मैं शॉप कर रही हूँ, राइट? अगर मैं किसी ऑफिस इवेंट या फिर प्रोफेशनल इवेंट के लिए शॉप करना चाह रही हूँ, तो आई ऑलवेज प्रेफर Zara's and H&M's of the world because you want to look your best there, and अगर normal casual outings के लिए if I'm going, and तो I'm okay with the Rajpat and Sarojini का कपड़े भी, that's okay, yeah. आपको नेगोशिएशन करना पसंद है? सरोजनी जाके नेगोशिएट करते हो या जितना अमाउंट उसने बोला वो दे के आ जाते हो? क्योंकि लड़कियों का, मुझे लगता है कि लड़कियों को नेगोशिएशन करने का एक हॉबी होती है, उनको मजा आता है, वो एक्साइट करता है उनको। हाँ, तो हम लोग सरोजनी में जाके 500 की चीज को 100 रुपए में भी ले सकते हैं, तो उतना स्किल्स है हम लोग को बार्गेनिंग के, डेफिनेटली। आपने एक्सपेंसेस बता दी, मैं इन्वेस्टमेंट के बारे में जानना चाहूंगा, क्या अभी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं कुछ किसी तरीके का? हाँ, मुझे ज्यादा फाइनेंस की नॉलेज नहीं है, बट जितना बेसिक मुझे समझ में आता है, तो जैसे PPF, NPS, some of these stocks and mutual funds में मैं इन्वेस्ट करती हूँ अभी के लिए। तो आपने जैसे बताया PPF में इन्वेस्ट करते हैं, कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं आप? तो मैं पूरा 1,50,000 इन्वेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, 80C सॉर्टेड है आपका? यस, 80C सॉर्टेड है, एंड उसके अलावा आई ट्राई टू मेक श्योर कि मैं अप्रैल से पहले ही एक ही बार में पूरा अमाउंट इन्वेस्ट कर दूं, ताकि मुझे सबसे ज्यादा रिटर्न मिले। अरे यार, ये बहुत अच्छी चीज करता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा आपने बताया NPS में इन्वेस्ट करते हो, NPS में आई एम अज्यूमिंग कि 50,000 आप करते ही हो। हाँ, 50,000 में करती हूँ। तो ऑल दोज जिनको NPS नहीं पता, NPS एक नेशनल पेंशन स्कीम है, गवर्नमेंट की एक स्कीम है रिटायरमेंट प्लान करने के लिए। इसमें आप कितना भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से आपको 50,000 रुपीज तक का टैक्स बेनिफिट आप क्लेम कर सकते हो। आपने बताया म्यूचुअल फंड्स में आप इन्वेस्ट करते हो, कितना अमाउंट इन्वेस्ट कर देते हो? तो अभी के लिए तो मैं 10,000 मतलब फिक्स मैंने करा हुआ है, रोज से ही करती हूँ, तो उसमें मेरा 10,000 अपने आप ऑटोमेटिकली डिडक्ट हो जाता है। यस। और स्टॉक में जो आप इन्वेस्ट करते हो, क्या कैसे रेगुलर बेसिस पे करते हो या जब मार्केट डाउन जाता है कोई सजेस्ट करता है, जैसे आपने बताया आपके भाई सजेस्ट करते हैं, हाँ। तो जब वो सजेस्ट करता है तभी इन्वेस्ट करते हो, या अपने रेगुलर मंथली आपने इन्वेस्ट सोचा हुआ है कि इतना अमाउंट मुझे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना ही करना है?
नहीं, तो लाइक एज आई टोल्ड कि मेरा ब्रदर ही मुझे ज़्यादा सजेस्ट करता है ये सब चीज़ें, तो वो मुझे जब बताता है मैं तब करती हूँ। तो मुझे ज़्यादा पता नहीं रहता है कि फाइनेंस की नॉलेज नहीं है एक तो मुझे ये आइडिया नहीं रहता है कि कब इन्वेस्ट करना है। तो आई थिंक दिस इज लाइक लैकिंग ऑन माई पार्ट मे बी। तो आप कोई सजेशन देना चाहेंगे इसके लिए? मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप अपनी मंथली सैलरी का मिनिमम 20% जरूर इन्वेस्ट करें। तो इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप अपना प्रोसेस कुछ इस तरीके से बिल्ड करो कि मंथ का फिक्स्ड अमाउंट हो जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे वो म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर रहे हो, चाहे स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हो, लेकिन आप एक मंथली फिक्स्ड अमाउंट होना चाहिए। जिससे होगा क्या कि एक डिसिप्लिन मेंटेन होगा, आपको पता होगा कि आपकी मंथली इन्वेस्टमेंट में आपको ये अमाउंट फिक्स्ड आपका इन्वेस्टमेंट में जाना है। इससे आप अपना मंथली फाइनेंशियल प्लानिंग ज्यादा बेटर तरीके से कर पाओ। तो नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते हैं। इंश्योरेंसेस के बारे में जानना चाहूंगा। अभी आपका कोई मेडिकल इंश्योरेंस है? नहीं। तो मेडिकल इंश्योरेंस का ना लेने का कोई स्पेसिफिक रीजन? मुझे लगा था कि मैं पीपीएफ और एनपीएस में कुछ ज्यादा ही इन्वेस्ट कर रही हूँ, तो मेरे पास फिर बचेगा क्या? तो मतलब ये सब सोचकर मैंने अभी तक मेडिकल इंश्योरेंस में इन्वेस्ट नहीं किया। या तो इसमें मैं ये सजेस्ट करूंगा कि मेडिकल इंश्योरेंस इज मस्ट टू हैव। आई एम श्योर आपके एम्प्लॉयर की साइड से भी आपको मेडिकल इंश्योरेंस मिलता होगा, लेकिन फिर भी मैं ये बोलना चाहूंगा क्योंकि आप जिस एज ग्रुप में और ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में है, आई एम श्योर जॉब जनरली जल्दी स्विच करता है। लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में आप वो बेनिफिट्स नहीं ले पाएंगे एम्प्लॉयर इंश्योरेंस से। प्लस कुछ बेनिफिट्स ऐसे भी होते हैं जो एम्प्लॉयर मेडिकल इंश्योरेंस में नहीं होते, जैसे मैटरनिटी शायद आपको कुछ एक्टिवास की जरूरत पड़े, तो मैं हाईली रिकमेंडेड है कि आप मेडिकल इंश्योरेंस जरूर लें। आप मुझे ये बता सकते हो कि मेडिकल इंश्योरेंस कितने कवर का लेना चाहिए? तो आपको मेडिकल इंश्योरेंस किसके लिए, इंडिविजुअल के लिए लेना है या पेरेंट्स के लिए लेना है? पेरेंट्स के साथ। तो यार इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप दो सेपरेट मेडिकल इंश्योरेंस लें, एक अपने लिए इंडिविजुअल के लिए और एक पेरेंट्स के लिए अलग। उसका रीजन ये है कि आप अगर मेडिकल इंश्योरेंस क्लब करके लोगे अपने पेरेंट्स के साथ, तो सबसे ज्यादा जिसकी एज होती है उसके बेसिस पे प्रीमियम कैलकुलेट होता है। ऑप्शंस अगर आप क्लब करोगे तो आपके फादर के एज पे कैलकुलेट होगा और प्रीमियम बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो अपना मेडिकल इंश्योरेंस अलग लो और अपने पेरेंट्स का मेडिकल इंश्योरेंस अलग लो। तो कितने अमाउंट तक का मुझे क्लेम करना चाहिए? आई सजेस्ट कि आप इंडिविजुअल मेडिकल इंश्योरेंस ले। अपना आप क्लोज टू 5 to 10 लाख रुपीस का ले सकते हो क्योंकि आप इंडिविजुअल है, आपके एम्प्लॉयर भी कवर करता है, तो आपके लिए वो बैकअप हो जाएगा। अपने पेरेंट्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा अगर वो मेट्रोपॉलिटन सिटी में रहते हैं तो 20 लाख रुपीस का इंश्योरेंस जरूर लें। अगर टियर 2 टियर 3 सिटीज में रहते हैं तो 10 से 15 लाख का मेडिकल इंश्योरेंस भी काम कर जाएगा, क्योंकि आप देख रहे होगे कि 10-15 लाख 20 लाख रुपए आजकल कुछ नहीं होता है। अगर एक बार आप हॉस्पिटलाइज होते हैं तो बहुत बड़ा बिल बन जाता है। वो 10-15 लाख आपको पता भी नहीं चलेंगे कब कंज्यूम करें। तो हायर साइड पे लेके चलोगे तो सेफर साइड पे रहोगे। प्लस मेडिकल इंश्योरेंस में क्या होता है कि जितनी जल्दी जितनी कम एज में आप मेडिकल इंश्योरेंस ले लोगे उतना कम आपका प्रीमियम होगा। मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम जनरली हर 5 to 10 ईयर्स में बढ़ जाता है। तो आप 35 की एज के बाद लोगे तो आपका मेडिकल इंश्योरेंस का प्रीमियम बढ़ जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली क्योंकि आपकी हेल्थ की का रिस्क कंपैरेटिवली बढ़ जाएगा। तो इंश्योरेंस कंपनीज के लिए भी रिस्क बढ़ जाता है, इसलिए वो प्रीमियम बढ़ाते हैं। मैं एक और चीज आपसे पूछना चाहती हूँ, जैसे मैंने मेंशन किया कि लाइक आई बिलोंग टू बिजनेस फैमिली एंड वो लोग भी मुझे फोर्स करते रहते हैं टू इन्वेस्ट इन रियल एस्टेट। एंड मैंने बहुत इन्फ्लुएंसर्स से भी सुना है कि रियल एस्टेट में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। उसका मतलब मेरे को क्लैश हो जाता है मेरे माइंड में कि मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए डाउन द लाइन। तो आप कुछ सजेस्ट कर सकते हो क्या? यार ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने एंड आई टोटली कनेक्ट विद यू, क्योंकि मेरी फैमिली में भी सेम ही कंसर्न है। मेरी फैमिली मुझे पुश करती रहती है रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करने के लिए। तो यार सबसे पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूंगा कि रियल एस्टेट फर्स्ट टाइम बायर के लिए रियल एस्टेट इज अ गुड इन्वेस्टमेंट। रियल एस्टेट में आपको बहुत वाइसली इन्वेस्ट करना चाहिए। जनरली ये कहा गया है कि आपको अपार्टमेंट्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि एक तो हाई कॉस्ट होती है, एट द सेम टाइम उसमें रेंटल यील्ड, उसमें एप्रिसिएशन के पर्सपेक्टिव कम होता है। जैसे जैसे बिल्डिंग पुरानी हो जाती है, चांसेस ऑफ सेलिंग इट और उसके बाद उसमें जो एप्रिसिएशन होता है वो भी कम आता है। तो आई सजेस्ट कि अगर आप प्लॉट परचेज कर सकते हैं, इंडिपेंडेंट हाउस परचेज करें या कमर्शियल प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करें, वो ज्यादा वाइज डिसीजन है। मैं आई टोटली अंडरस्टैंड कि मेट्रोपॉलिटन में इंडिपेंडेंट हाउस अफोर्ड करना बहुत डिफिकल्ट है, प्लस प्लॉट लेना या कमर्शियल में। तो आई सजेस्ट कि अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से ही अगर आपको देखना है तो आप टियर 2 टियर 3 सिटीज में ले सकते हो, या फिर एग्रीकल्चर लैंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आपको वहाँ पे टैक्स का भी बेनिफिट आप उसका क्लेम कर सकते हो। ठीक है। मुझे ना एक और क्वेश्चन पूछना है, अगर मेरी इनकम थोड़ी ज्यादा है अगर, तो मैं टैक्स कैसे सेव कर सकती हूँ? आप मुझे कुछ और ऑप्शन बता सकते हैं टैक्स सेविंग के लिए? Which is also a very good question. रियल एस्टेट का टैक्स सेविंग से भी बेनिफिट है। अगर आप फर्स्ट टाइम होम बायर हैं तो आप जो भी घर लेंगे उसका जो भी आप लोन अमाउंट होगा उसकी मंथली ईएमआई में 2 कंपोनेंट्स होते हैं, एक प्रिंसिपल का कंपोनेंट होता है और एक इंटरेस्ट का कंपोनेंट होता है। जो प्रिंसिपल का कंपोनेंट है वो 80C सेक्शन 80C के अंडर आप क्लेम कर सकते हो अप टू 1.5 लाख। उसका जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो आप सेक्शन 24B के अंडर क्लेम कर सकते हो अप टू 2 लाख रुपीज। अगर आप घर रहने के लिए परचेज कर रहे हो उसको आप इन्वेस्टमेंट की तरह कंसीडर मत करो, दैट इज योर होम। उसमें आप टैक्स का भी बेनिफिट ले सकते हो। प्योरली अगर इन्वेस्टमेंट पर्सपेक्टिव से देख रहे हो, जैसे मैंने बताया कि आप टियर 2 टियर 3 सिटीज में ले सकते हो।
तो अगर मैं टैक्स सेविंग पर्सपेक्टिव में कहूँ तो एक रियल एस्टेट एक अच्छा प्रोडक्ट हो सकता है। अगर 80C में अगर आपके पास है गैप तो फिल करने के लिए 24 भी ऑब्वियसली आप उसमें क्लेम कर सकते हो। इसके अलावा जैसे मैंने आपसे बोला मेडिक्लेम आपको जरूर लेना चाहिए। मेडिक्लेम इंडिविजुअल का अगर आप मेडिक्लेम लोगे तो आप 25,000 रुपीज तक का मेडिक्लेम टैक्स क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80D। अपने पेरेंट्स के साथ करते हो तो आपको 50,000 रुपीज आप एनुअली क्लेम कर सकते हो अंडर सेक्शन 80D। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आपका कोई ऐसा फाइनेंशियल गोल है माइंड में जो आप सोचते हो कि यार मुझे अचीव करना है, और अगर कोई गोल है तो कितने टाइम में उसको अचीव करना चाहेंगे आप? टॉकिंग अबाउट लॉन्ग टर्म गोल, मम्मी पापा तो सब कुछ देते हैं बट खुद के लिए घर होना आई थिंक सबका ही गोल होता है। तो मेरा लॉन्ग टर्म गोल तो डेफिनेटली वही है। एंड टू टेल यू फ्रैंकली, अभी मेरा बहुत मन कर रहा है कि टू हैव सम इंटरनेशनल एक्सपोजर। तो आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू मे बी मूव आउट ऑफ इंडिया। तो आई एम प्लानिंग टू बी स्पेसिफिक, आई एम प्लानिंग टू मूव टू जर्मनी। तो उसके लिए भी अगर मुझे जर्मनी मूव करना है तो आई नो कि आई हैव टू हैव सर्टेन अमाउंट इन माई बैंक अकाउंट तो उसके लिए आई एम सेविंग फॉर नाउ। दैट इज लाइक माई प्राइमरी गोल। एंड ऑब्वियसली अ होम, कमिंग बैक आफ्टर 4-5 years फ्रॉम जर्मनी, हैविंग योर ओन होम इज माई अल्टीमेट गोल। तो अभी आपने 2 गोल्स की बात करी। पहला गोल आपका शॉर्ट टर्म और प्राइमरी गोल आपका ये है कि आपको जर्मनी जाना है। जर्मनी आपको कितने साल बाद जाना है? मे बी इन 1 year। 1 year में जाना है। और उसमें आपको कितना इन्वेस्टमेंट कि आपको एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बैंक में शो करना पड़ता है? अराउंड 10 lakhs आई थिंक। 1 year में करना तो ऑब्वियसली आपको मंथली एक हैवी इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। प्रॉब्ली 70,000-80,000 रुपीज पर मंथ अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो एक साल में वो अचीव कर लोगे। अगर सेकंड गोल की मैं बात करूं, आपने कहा कि आपको घर लेना है। आपको घर कितने साल बाद लेना है? मे बी अराउंड 8 years। आई एम नॉट श्योर अभी के लिए तो, बट या 8-10 years। और अगर मैं उस घर की बात करूं कि अगर आपको जितना बड़ा घर आपको चाहिए 10 years बाद, अगर आज की उसकी करंट वैल्यू की बात करूं तो उसकी करंट वैल्यू क्या होगी? अराउंड 1.25 to 1.5 crores आई थिंक सो। तो अगर मैं करंट की बात करूं उसकी 1.5 वैल्यू, तो आई एम श्योर वो 10 years डाउन द लाइन उसकी वैल्यू 2.5 से 3 CR के बीच में होगी। तो बेसिकली आपको जो अपने गोल के लिए प्लान करना है वो 3 CR के लिए प्लान करना है। अब घर परचेज करने का ना एक फाइनेंशियल रूल होता है 3-20-30-40 रूल, विच सेज कि आपका जो डाउन पेमेंट अमाउंट है आपके घर की वैल्यू के 40% मिनिमम होना चाहिए। तो अगर मैं 3 करोड़ रुपए का घर की वैल्यू मान लेता हूँ, 40% डाउन पेमेंट की बात करता हूँ, तो उसके लिए आपको 1.2 CR आपको सेव करने पड़ेंगे। 10 years के लिए 1.2 CR सेव करने के लिए आपको क्लोज टू 20,000-25,000 रुपीज की मंथली SIP करनी पड़ेगी और उसको हर साल 10% से स्टेप अप करना पड़ेगा। तो इन नेक्स्ट 10 years वो आपके लिए क्लोज टू 1.2 से 1.5 CR आपका एक्यूमुलेट हो जाएगा। इससे आप घर की डाउन पेमेंट कर सकते हो, बाकी आप लोन लेके कर सकते हो। इस चीज में मैं एक चीज और ऐड करना चाहूंगा, जैसे मैंने आपको बताया कि घर परचेज करने का एक फाइनेंस का रूल होता है 3-20-30-40 रूल, विच सेज कि आपकी घर की कीमत आपकी एनुअल इनकम के 3x से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप 3 करोड़ का घर का टारगेट कर रहे हो तो आप यू आल्सो हैव टू मेक श्योर कि आपको 10 साल के अंदर 1 करोड़ रुपए की जॉब लेनी है। तो नेक्स्ट सेगमेंट में आता हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग सेगमेंट है। मैं जानना चाहूंगा कि आपने अपनी लाइफ में कोई ऐसा फाइनेंशियल ब्लंडर किया है जो आप हम लोगों के साथ या हमारी ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? यस, हुआ है ब्लंडर, बट ठीक है, हम अपनी ब्लंडर से आई थिंक सीखते हैं ताकि वो कभी रिपीट ना हो। तो वंस व्हाट हैपेंड, मुझे एक कॉल आया कि किसी पापा के किसी क्लाइंट को पेमेंट करनी है एंड पापा के पास UPI नहीं है। तो उन्होंने मुझे मेरे UPI पे बोला था कि पेमेंट करने के लिए। तो दैट पर्सन कॉल्ड मी एंड अनलकीली, मतलब पापा के फ्रेंड का नाम सचिन है जो मुझे पता है, उनके बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो उन्होंने मुझे पेमेंट करने के लिए मुझे बोला कि 5,000 का पेमेंट करना है। तो गलती से उनसे 50,000 का पेमेंट हो गया एंड दे आस्क्ड मी टू सेंड द रेस्ट ऑफ द मनी बैक। तो मतलब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया शायद, तब मुझे लगा था कि ये मेरे पापा के फ्रेंड ही है सच में। एंड मुझे मैसेज भी आया कि 50,000 रुपीज हैव बीन क्रेडिटेड टू योर अकाउंट एंड आई डिडंट रियलाइज एट दैट टाइम कि वो फेक मैसेज था। तो मैंने वापस 20,000, लकीली मैंने सिर्फ 20,000 ही वापस करे। आई थॉट कि एक बार इतना कर देती हूँ, नेक्स्ट टाइम आई डू 30। तो ऐसा करके एंड आफ्टर 20,000 जब मैंने मतलब उनको ट्रांसफर कर दिए, दैट गाय वाज लाइक जल्दी बोल रहे थे कि जल्दी बाकी के भी पैसे भेजो एंड ऑल। तो तभी मुझे लगा कि कुछ तो फिशी है, कि मतलब वो अंकल ऐसे तो नहीं बोलेंगे कि मुझे अभी भेजो, तुरंत भेजो एंड ऑल। तो आई कॉल्ड माई डैड एंड it was a blunder. It was a scam
and I couldn't do anything about it but to learn from it. Yeah. I ये तो would say. बहुत ही खराब, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया है। आजकल बहुत ज्यादा स्कैम सुनने में आता है इंटरनेट सच पे, में। आपने अच्छे से हैंडल किया उसको, लेकिन 20,000 रुपीज इज अ बिग लॉस फॉर यू। I know. I usually, I'm very conscious about, money matters and everything, but I don't know. वो बस हो गया. Yeah. इस तरह के स्कैम सुनने में आते हैं आजकल के, आज कोई रैंडम कॉल आएगा, एआई की मदद से Yes. आपका वॉइस मॉड्यूलेशन कर देते हैं, ऐसा Right. लगता है कि आपके जानने वाले, वीडियो कॉल्स के साथ स्कैम हो रहे हैं Yeah, बहुत ज्यादा। exactly. तो आपको बहुत कॉशियसली, स्पेशली Yes. ऑनलाइन पेमेंट के केस में मैं कहूंगा कि कॉशियसली आपको पैसे ट्रांसफर करने चाहिए, चाहे वो Definitely, यूपीआई हो, definitely. पेटीएम हो, या कोई भी ऑनलाइन बैंकिंग आप यूज कर रहे हैं, तो आपको काफी कॉशियसली। Yes. लेकिन ठीक है, लर्निंग ठीक है। Yeah, we learn from our experience. Exactly. So it's okay. अब मैं कभी पापा से पूछे बिना किसी को payment नहीं करूँगी। ये लर्निंग आपकी अपने लिए भी रही है, और पापा ने भी आपको बोला देख तूने मेरे से बिना पूछे करी तो तेरे साथ ऐसा हो। Yeah. So yeah, that was my experience. Yes. यार बहुत अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया, एंड Yeah. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। It was an honor to be here. Thank you. बहुत मजा आया, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंसेस शेयर करा आपने हमारी ऑडियंस के लिए। आई एम श्योर बहुत सारी ऑडियंस कनेक्ट कर पाएगी, क्योंकि इस तरह के एक्सपीरियंसेस उनकी लाइफ में भी हुए होंगे। तो भूमिका ने हमारे साथ बहुत अच्छे एक्सपीरियंसेस शेयर करे, एंड आप लोग भी अगर चाहते हैं कि हम आपके घर पे आएं आपके पर्सनल फाइनेंसेस सुलझाने के लिए, तो हमने डिस्क्रिप्शन में गूगल शीट का लिंक दे दिया है, उसे जाइए, उसे भरिए, हमारी टीम आपको जरूर रीच आउट करेगी। थैंक यू सो मच। Thank you. Bye. बाय।